बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मंडे का दिन है, आपको पता है थोड़ा सा स्लो होता है, बल्कि बहुत स्लो भी होता है समटाइम। जैसे मैं आज ऑफिस में एंटर हुई, मैं ऑफिस में गई तो मैंने अपनी टीम से पूछा, सबके चेहरे कुछ उतरे से थे। मैंने कहा क्या हुआ है, तो आगे से जवाब आया जी मंडे है आज। मैंने कहा ये भी बात ठीक है, आपके लिए लॉजिक सही है कि मंडे, और मेरे लिए भी। फिर थोड़ी देर मुझसे भी पूछा कि आपको क्या हुआ, मैंने कहा मंडे है। सो मंडे ब्लूज़ होते हैं जनाब, और ये बड़ा ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन समटाइम्स आपको मंडे को ना वो एनर्जी या वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही होती सुबह सुबह, क्योंकि आपने वीकेंड जब गुजारा होता है ना, उसके बाद एनर्जी के साथ आना, फिर सारा काम करना बड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल वी मेक श्योर कि हम उस एनर्जी के साथ आए जिस एनर्जी से हम पूरा वीक आते हैं और आपको अच्छी अच्छी खबरें दें सुबह। अच्छी खबर जी, आपको पता है पाकिस्तान इस वक्त जो एक चीज़ सेलिब्रेट कर रहा है और करने वाला है वो तो है 14 अगस्त, लेकिन जो सेलिब्रेट की जा रही है वो है हमारे अरशद नदीम साहब। उनको जिस अंदाज में इस कौम को ने सेलिब्रेट किया है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत देखकर अच्छा लग रहा है कि ये वो एक मौका है, या हमने इसको ऐसी फेस्टिविटी के तौर पे लिया है जहाँ पे जिस अंदाज में अरशद नदीम का जी लाहौर एयरपोर्ट पे वेलकम किया गया है, मतलब कमाल। जैसे मैं वो फुटेजेस देख रही थी, कंपैरिजन की कि जब वो जा रहे थे तो वो 2 अफराद या 3 अफराद थे जो ओलंपिक्स के लिए रवाना हो रहे थे, और जब अरशद नदीम वापस आए हैं तो जिस अंदाज में जो आप फुटेज देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की है, जहाँ पे लाहौरी गए हुए थे बाकायदा तौर पर प्लान करके। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने सोचा था जी हम जाएंगे अरशद नदीम का वेलकम करने, पाकिस्तानी परचम हो, फूलों के हार पहनाने हो, पत्तियाँ निछावर करनी हो, सारी चीज़ें, और वाटर कैनन से उनको वेलकम किया गया उनके जहाज़ को। और उसके बाद ये तो मनाजिर एयरपोर्ट के हैं, उसके बाद जब वो मियाँ चन्नू पहुँचे और जिस अंदाज में वहाँ उनके लोगों ने, उनकी जो इलाके के लोग हैं उनको जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया, इट वाज इनक्रेडिबल। ये आप वो परेड देख रहे हैं जिनको जिस पे उनको डबल डेकर बस के ऊपर उन्होंने टूर किया और जिस अंदाज में उनको सेलिब्रेट किया गया। दो के ओलंपिक्स के अंदर अरशद की परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। हमें वो जो कहते हैं ना, एक मौका मिल गया एक चीज़ को सेलिब्रेट करने का, और वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये खुशी मच नीडेड थी हमारे लिए, क्योंकि जहाँ मैशियत की ख़बरें, दीगर चीज़ें, सारी चीज़ें सुन रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी है कहीं ना कहीं हम सब के अंदर, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी, मैं कहती हूँ, बड़ी ज़िंदा दिल कौम है कि जैसे हमें छोटा सा मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का, हम उसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, और अरशद नदीम ने ये मौका इस कौम को दे दिया है। सो ये कुछ मनाज़िर मैंने कहा सुबह सुबह आप लोगों को दिखाए जाए और बताया जाए कि जिस अंदाज में कौम ने सेलिब्रेट किया है। दूसरी जानिब जी, ये अच्छी खबरें हैं, और जो हम सोचते हैं कि अच्छी खबरें, लेकिन मईशत में चंद रोज़ में बड़े ऐलानात आने वाले हैं। ये ऐलानात क्या होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब जी, 14 अगस्त की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। दो कि मैंने एक चीज़ इस बार थोड़ी मिसिंग देखी है, आई डोंट नो, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है या अभी दिन बाकी हैं, दो के कम दिन रह गए हैं आई गेस। हाँ, आज मंडे वेडनेसडे को है, 2 दिन बाद 14 अगस्त है, और जो स्टॉल्स लगते थे वो कुछ जगहों पे मैंने देखे हैं, लेकिन जिस तरह से अमूमन लगाए जाते हैं वो उस तरह से हमें देखने के नहीं मिल रहे। लेकिन कोई बात नहीं जी, अभी 2 दिन बाकी हैं, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और हमारा शो भी कुछ स्पेशल होगा इस हवाले से। साथ साथ पॉलिटिकल सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। जो इलेक्शन एक्ट तरमीम है उसमें हुकूमत और अदलिया के दरमियान कुछ बयानबाजी हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ इस हवाले से स्टेटमेंट दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम तकारीर करना नहीं, अपना मौक़िफ़ पेश करना है तो फैसलों के ज़रिए होगा। इस पर हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक पे में ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीम का मामला है, इस पर हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं अदालत और हुकूमती वज़रा की जानिब से। क्या समझते हैं जी इस एक्ट को लेके? मैं ज़रा आपसे एक कमेंट लूँगी और फिर उसके बाद ये जो बयानबाजी हो रही है इस पर भी बात करेंगे। असल में हमारे यहाँ स्टेबिलिटी सियासी आ नहीं रही है जी। हर पार्टी अपना कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचने की बजाय अपने इक़्तिदार के बारे में सोचती है, और इक़्तिदार के बारे में सोचने से ज़्यादा हर सियासतदान अपने ज़ाती मफाद के बारे में सोच रहा है। ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, हर अदारा जो है वो उसको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अदलिया जो है वो अपनी ताकत का इजहार चाहती है, उसके जज जो है वो ऐसे बयान दे रहे हैं
जो इससे पहले इस तरह की अदालती फ़ालियत के ज़माने में भी, जुडिशल एक्टिविज्म के ज़माने में भी नहीं दिए जाते थे जैसे अब दिए जा रहे हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि फ़ौज एक खामोशी के सारा तमाशा देख रही है। उसे पता है कि सारी ताकत उसके पास है, लेकिन वो उस ताकत को अवॉइड करना चाह रही है। वो एक तमाशा देख रही है इन सब के दरमियान। ये सूरत हाल जो है ये किसी तरह भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकती है। इस वक्त देखिए महंगाई का ये आलम है। बिजली तो ठीक है, आप ITP के साथ बात नहीं कर सकते, आप दूसरे बैन अल-अक़वामी माहदों में जकड़े हुए हैं। आलमी मंडी पे आपको फ्यूल की कीमत जो है बहुत बढ़ गई है, ये ठीक है, लेकिन इसकी क्या वजह है? ये कद्दू जो आपके यहाँ पैदा होता है वो 450 रुपये किलो जहाँ लाहौर की मंडी में बिक रहा है। भिंडी जो है 300 रुपये किलो बिक रही है। ये वो रेट नहीं है जो मैंने लोगों से सुने हैं। ये मैं जब खुद जाता हूँ अपने लोगों के साथ और शॉपिंग के लिए देखता हूँ तो लोगों को रोते हुए भी सुनता हूँ, और जब भी खरीदता हूँ तो आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। यानी इतनी महंगी अब अगर सब्जियां भी हो गई हैं जो हम अपनी जमीन से उगाते हैं, यानी इसका मतलब है कि हमने मनसूबाबंदी ही नहीं की, हमने ज़राअत की मनसूबाबंदी नहीं की। मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर मैं सुन लूँ कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं, बाहर लोग खरीदार पैदा हो गए हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब तो फिर ये होगा कि हमने कोई मनसूबाबंदी ही नहीं की है कि अपनी जमीन से चीजें उगानी कैसे हैं। देहातों में कभी कभी प्याज, लहसुन और अदरक जो थे ये मुफ्त मिला करते थे। मेरा ड्राइवर मुझे बता रहा था, सामने बैठा हुआ है, वो मुझे बता रहा था कि हमारे गांव में चीजें मुफ्त घरों में आ जाया करती थी, और अब ये सूरत हाल है कि वो सीधी मंडी में जाती है, क्योंकि इनकी इतनी नायाबी हो गई है कि लोग जो है ना उसको बेचकर उसकी कमाई करती है। कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि आपने बड़ी फसलों के अलावा छोटी फसलों को कैसे उगाना है। अभी तो अगले साल क्या किसान गंदम उगाता है कि नहीं उगाता है? नहीं उगाता है तो आप उसको कैसे मजबूर करेंगे? आप गंदम की फसल कैसे बढ़ाएंगे? आप चावल की फसल जो ऑटोमेटिकली अब 2 फसलें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको कैसे बेचेंगे? बहुत से सवाल आते हैं। इंडिया ने नए बीज बना लिए, नए फसलें उगा ली, या कुछ कर दिया, आप अभी बैठे बातें यानी मनसूबाबंदी का फुकदान है सजाद मीर साहब आपके मुताबिक कि अगर हम चीज़ों को मैनेज बेहतर तौर पे करें तो शायद ये मसाइल हमारे लिए ना हो। अब प्राइम मिनिस्टर ने भी कल कहा जी कि मईशत के हवाले से चंद रोज़ में बड़े ऐलानात भी किए जाएंगे, और जो लोग हुकूमत के ख़ात्मे की तारीखें दे रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, मुद्दत पूरी करेंगे। ज़ाहिर है हम सबको पता है कि इस मईशत का मामला हो, महंगाई का मामला हो, और आपने जैसे ख़ुद कहा कि प्लानिंग या स्ट्रैटेजी का फुकदान है, हुकूमत के लिए बहरहाल मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं और एक प्रेशर भी है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो सारा प्रेशर है आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अवाम के ऊपर ही आ रहा है, और सियासतदान फ़िलहाल इस सारी मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ही कर रहे हैं? भाई अभी तक तो सारा प्रेशर आम आदमी पे आ रहा है। जो प्रिविलेज क्लास है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, चाहे सियासतदानों से हो। अभी कल बयान आ गया जी कि इस मुल्क के जजों ने और इस मुल्क के जर्नैलों ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। सियासतदान ये कह देते हैं, वो कहते हैं सियासतदानों ने और जजों ने तबाह कर दिया है, वो कहते हैं जर्नैलों ने जजों ने तबाह कर दिया है। अपने आप को निकाल कर हम सब लोग जो है दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और यही कहते हैं कि उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। हम गौर करें तो मुल्क को तबाह करने वालों में हम सब शामिल हैं, और ये सब हमने देखिए ये मनसूबाबंदी नहीं की गई है, मनसूबाबंदी नहीं की गई है, और प्रिविलेज क्लास को सब कुछ मिल रहा है। अब पार्लियामेंट का देख लीजिए, आपने जहां इतनी पाबंदियां लगाई हैं वहां आपने अपनी मराहत बढ़ा ली है। अब वो गए यूसुफ रजा गिलानी और वफद में जाने के साथ बेटों की ग्रेजुएशन थी, अपने साथ 2 बेटों को जो MN हैं उनको साथ ले गए वफद बनाकर। ये कुछ तरीका है यार? और राना सनाउल्लाह जो है वो वहाँ पेरिस पे वो वहाँ कहा वियना की नहरों में सैर करके फिरते हैं और तस्वीर छपाते हैं। लोगों के दिलों पे सदिये के दाल मुंह दल रहे। एक अजीब और गरीब सूरत पैदा होगी ना जी। लोग इस प्रिविलेज क्लास के फायदे देखकर सीख रही है। हर क्लास जो है, हर तबका जो है अपने फायदा देखता है। वो कहते हैं ईरान से तेल आ रहा है, उन्होंने कहा बंदा करे, लोगों की कमाई का जरिया ये है। किन लोगों की कमाई का जरिया है? डॉलर अफगानिस्तान जा रहा था, गंदम अफगानिस्तान जा रही थी, मुर्गी अफगानिस्तान जा रही थी, कौन कमा रहा था? अभी वहां हमने अपना लश्करी बैठाए हुए हैं, कितने बैठाए हुए हैं, कितने बैठाए हुए हैं कि रास्ता रोका जाए। क्यों रास्ता नहीं रोका जा रहा है? लोग टैक्स देते, कौन है वो जो प्रिविलेज क्लास है वही टैक्स दे रही, और आम तनख्वाहदार तबका, गरीब तबका, वो गरीब लोग बिजली के बिल देने के लिए अपनी घर की चीजें बेच रहे हैं।
आपने मीटर Absolutely. कटवा रहे हैं, कहते अंधेरे में गुजारा कर लेंगे लेकिन हमसे ये बिल अदा नहीं होते। आप ऐसा निज़ाम ला रहे हैं, ऐसी सिस्टम बना रहे हैं, ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जिसके नतीजे के तौर पर आपको ये नहीं पता कि किसी आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपये है और उसका बिल आपने 40,000 रुपया भेज दिया। वो कहाँ से करेगा और पूरा और कैसे करेगा? यही तो अलमिया है सर कि हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हम या जो गरीब तबका है या सैलरी क्लास जिसकी आप बात करें, टैक्स तो आप और मैं ही पे कर रहे हैं। जो एक प्रिविलेज क्लास है शायद उनके नज़दीक ये महंगाई भी उस तरह की अहमियत नहीं रखती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने जी धरना दिया हुआ है और उनके मुताबिक के मुआहदे पूरे ना हुए तो कोई कंटेनर कोई चीज़ उनका रास्ता नहीं रोक पाएगी। और फिर वो जो मुल्क गिर एहतजाज या धरने के हवाले से उन्होंने बात की है, तहरीक के हवाले से, आपको लगता है कि जो जमात इस्लामी ने इस बार अवामी मसाइल को लेकर धरना दिया है इसका कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, जो कि उनकी हुकूमत से बातचीत तो जारी है? देखिए बात यह है कि यहाँ तो जो कुछ उनसे बात की गई है वो बात करने वालों ने ये सोच समझ के की हो कि जमात इस्लामी को जो बात करती है वो जितना पुरअमन एहतजाज कर रही है, जितना सुकून के साथ एहतजाज कर रही है, अगर कल आपने उनकी बात को ना मानी तो उनका एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है? बांग्लादेश से ज्यादा भी शदीद शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो मामूली बात नहीं है। वो लोग जो खामोशी के साथ कानून के अंदर रहकर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उनसे किए गए वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे या पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर उसका निज़ाम अच्छा नहीं हुआ करता। जमात इस्लामी ने बड़ी सुकून के साथ बात की और मुआहदा किया और मुआहदा करके उठ गई। और ये मामूली बात नहीं है, ये किसी सियासी कुव्वत की बात होती है। जब चाहे एहतजाज कर ले और जब चाहे अपनी क़यादत की आवाज़ में उठ के घर चली जाए। वो किसी के पैसों पर एहसास नहीं कर रहे थे, वो अपना सब कुछ अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे थे। उसमें सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं थे बल्कि ऐसे ऐसे लोग थे, PhD लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सारे इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वो लोग एहतजाज कर रहे थे। अगर आप उनकी किए हुए वादे को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे या आपने सोचते हैं कि आपने उनको डॉज दिया है तो ये समझ लीजिए कि कल वो एक बड़ी कुव्वत बन के उठेंगी और उनके साथ फिर अवाम की कुव्वत भी होगी और वो कुव्वत फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। आपके लिए क्या करेगी? कौम के लिए करेगी। बिल्कुल ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे मुश्किलात अवाम के लिए होती हैं सजाद मीर साहब। ये सियासतदान तो कहीं ना कहीं बच निकलते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। सजाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मईशत की सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कुछ इंटरनेशनल ख़बरों के हवाले से बात करेंगे तो बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद, उनका इक़्तिदार से उतरने के बाद पहला बयान सामने आया है। ये बयान दरअसल शेख हसीना वाजिद का मुस्ताफ़ी होने से कबल जो कौम से की जाने वाली तकरीर है उस पर मबनी था, जो कि उन्हें करने नहीं दी गई। ताहम इंडिया के अंदर अब शेख हसीना वाजिद ने कुछ लोगों से अपनी इस ना हो पाने वाली जो तकरीर है इसके मंदरजात पर गुफ्तगू की है, जिसकी सबसे अहम बात यह है कि हसीना वाजिद ने अपने जो इक़्तिदार के ख़ात्मे का ज़िम्मेदार है वो अमेरिका को ठहराते हुए कहा है कि एयरबेस कायम करने के लिए सेंट मार्टिन जजीरा जो आइलैंड है अमेरिका को ना देने के सबब ये सब हुआ है। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि बांग्लादेश और म्यांमार के जो कुछ इलाके हैं उनको मिलाकर एक नया ईसाई मुल्क बनाने की साजिश हो रही है। गैर मुल्की जो खबर एजेंसी है उसके मुताबिक अमरीकी जो कांग्रेस है उसके कुछ डेमोक्रेट्स अरकान की जानिब से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा है और वज़ीर ख़जाना है इनसे इस हवाले से ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि हसीना वाजिद की जो जमात है अवामी लीग, इसके जनरल सेक्रेटरी और वज़ीर दाखिला पर पाबंदी भी लगाई जाए। इस सारी कहते हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। ये जो हमने बांग्लादेश के हवाले से मैं पहले आपका कमेंट लेना चाहूँगी। शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार से जाने के बाद ये पहला बयान जो आया है, क्या समझते हैं जी? उन्होंने अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है सारी सूरत हाल पे? बहुत शुक्रिया अमला, आपने एक अहम मौजू के लिए मुझे सुबह मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो शेख हसीना हैं उनका इक़्तिदार से जाना जो है वो बांग्लादेश की सियासत और तारीख़ में एक बहुत अहम वाक़या है
और अगर इसके 3-4 अहम पहलू मैं आपके सामने रखूं, पहली बात यह है कि शेख हसीना कोई सिर्फ आम सियासतदान या सिर्फ वजीर आज़म नहीं थी बांग्लादेश की, बल्कि इसको यूं देखिए कि वो बांग्लादेश के बानी की साहबजादी थी और आज उनको अपने मुल्क में सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो बुनियादी तौर पे ये इस बात का सबूत है कि वो नज़रिया जिसके तहत बांग्लादेश मार्ज़ वजूद में आया था, जो उस नज़रिए की अलंबरदार पार्टी की सरबराह हैं, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली खातून हैं, आज वो अपने मुल्क में भी नहीं रुक सकती। तो ये इस बात का सबूत है कि वो नज़रिया भी किसी हद तक कमज़ोर हो गया है। दूसरी बात ये है, जो बहुत बड़ा सबक है, कि वो आईनी कानूनी एतबार से एक जमहूरी लीडर थी और उनको अक्सरियत हासिल थी पार्लियामान में, लेकिन चूंकि वो नौजवान नस्ल और अवाम के मसाइल को उस तरह भांप कर दानिशमंदाना अंदाज में पीसफुली रिजॉल्व नहीं कर सकी, तो ना सिर्फ उनकी इख्तिदार का खात्मा हुआ, बल्कि ज़ाती तौर पे उनको अपना मुल्क में रहना भी अब नामुमकिन हो चुका है। बल्कि जो तलबा लीडर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको वापस मुल्क लाया जाए और उनको मुकदमात का सामना करना पड़े कि उन्होंने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, 300 के करीब लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं। चौथा पहलू जो इसमें सीखने का है वो ये है कि ये एक तकलीफ हकीकत है, लेकिन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, खुसूसन जनूबी एशिया, उसमें सियासी इस्तेहकाम के लिए सिविल मिलिट्री रिलेशंस का मुस्तहकम और पुरअमन होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप देखें, आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी को भी हलाक किया गया था तो खुद उनके एक सिख गार्ड ने उनको हलाक किया था, ठीक है, हालांकि वो बड़ी मकबूल लीडर थी हिंदुस्तान में। इसी तरह आप देखें राजीव गांधी को भी हलाक किया गया था। आप देखें शेख हसीना जो हैं, आज उनका मुल्क में रहना मुमकिन नहीं है, हालांकि वो उनके बानी की बेटी हैं। तो सिर्फ गैर मकबूल पॉलिसियों की बात नहीं है, आपको इस्टेब्लिशमेंट, आपको अवामी जज्बात, आपको अवामी मसाइल, और चौथा फैक्टर जो है वो आलमी बरादरी, इन सब को बैलेंस करना पड़ता है। एक डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर लीडरशिप करना बड़ा मुश्किल और कठिन काम होता है। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि क्या अमेरिकी साजिश थी कि नहीं। देखिए, उनके बयान से कता नजर हकीकत ये है कि जैसे ही वो इख्तिदार से इस्तीफा देती है तो वो किस मुल्क का रुख करती हैं, वो भारत का रुख करती हैं। और सबसे पहले वो किससे जाके मिलती हैं, वो भारत के कौमी सलामती के एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से जाके मिलती हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से ले रही हैं। और फिर चंद दिन के बाद ये बयान सामने आता है कि जी ये अमेरिकी साजिश है। तो भाई बात ये है कि आप जमहूरी आईनी कानूनी एतबार से एक मकबूल लीडर थी, तो ये बात आपने पार्लियामान में अपनी काबीना में क्यों नहीं उठाई, ताकि आप तमाम जमहूरी फोर्सेस का, तमाम पार्लियामान का और अफवाज का सपोर्ट लेके फिर वो मुल्क के लिए खड़ी होती। जब आपको पूरी दुनिया में पनाह नहीं मिली और आपने 300 लोगों को अपने अहकामात और सख्त गिर पॉलिसियों के नतीजे में यानी कि वो जान से चले गए, उसके बाद आप ये बयानिया मुरतब कर रही हैं, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें हकीकत इतनी नजर नहीं आती है। और दूसरी बात ये है कि अब जो नया सेटअप बना है उसको 3 फैक्टर्स उसको एडवांटेज हासिल हैं। पहली बात ये है कि उस नोबल लॉरिएट हैं जो नए सरबराह हैं बांग्लादेश की हुकूमत के, और उनको आलमी पजीराई भी हासिल है, उनको नौजवानों की सपोर्ट भी हासिल है, इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम भी हासिल है। तो मुमकिन है, उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश आने वाले दिनों में इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी बात की कि जाहिर है पहले उन्होंने, जब वो यहाँ से गई तो सबसे पहले उन्होंने भारत का रुख किया और उनको भारत में अंदर पनाह दी गई। जाहिर है उस जब वो इक़्तिदार में रहीं तब भी उनके हवाले से यही कहा जाता था कि उनको इंडिया की बहुत ज़्यादा बैक उनके लिए मौजूद थी, सपोर्ट मौजूद थी, जो कि उनकी पॉलिसीज़ के अंदर कहीं ना कहीं नज़र भी आई है, जो सॉफ्ट कॉर्नर उनका मौजूद था। लेकिन उसके बाद यूके में असाइलम के हवाले से बात हुई, फिर यूएस से इस हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो इतने दिनों के बाद अमेरिका के हवाले से उनका यह बयान आना कि एयरबेस के लिए उनको आइलैंड फराहम ना किए जाने की वजह से अमेरिका का हाथ है, इसमें भारत की जो पोजीशन है वो भी बहुत ट्रिकी या बहुत फिशी हो जाती है कहीं ना कहीं, और पहले भी थी, हम सब जानते हैं, क्योंकि भारत ने
जिस तरह से पनाह दी उनको और सारे मामलात को हैंडल किया, दो कि इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। डू यू थिंक कि इंडिया का ये सारी चीज़ों में खत्ते के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, इसमें इंडिया का रोल अब दुनिया के सामने बहुत क्लियरली आया है इस सारे एपिसोड से भी? जी अरुणा, बहुत अहम बात की आपने। 3 एतबार से ये बहुत अहम मामला है। पहली बात ये कि देखें, जिस जमात की वो सरबराह थी वो बांग्लादेश की एथनिक पॉलिटिक्स और दो कौमी नजरिए की मुखालिफ और एथनिक पॉलिटिक्स की अलंबरदार थी। तो एक तरह से तो ये नजरिया भी कमजोर हुआ है। यानी कि नौजवान नस्ल जो है अब उसमें उनको पजीराई हासिल नहीं है। वो प्रैग्मेटिक और एक समाजी इंसाफ की तवक्को करते हैं। वो सिर्फ 1971 के जो लोग मुक्ति बाहिनी के हैं उनके खानदानों को एक डिस्प्रोपोर्शनेट अरबाब इख्तियार बनना नहीं देखना चाहते। दूसरी बात जो आपने बिल्कुल की, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जनाब भारत का जो अमल दखल न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत में उनकी पॉलिसीज में रहा है, वो बहुत ज्यादा रहा है, बल्कि एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के अंदर नौजवान नस्ल का ऐसा है जो कि ये समझता है कि शायद हमने पाकिस्तान से अलहदगी और भारत से मदद लेके गलती की है। हम एक तरह से भारत की एक प्रॉक्सी स्टेट बनते जा रहे हैं, जो कि हमारी आज़ादी, खुदमुख्तारी और हमीयत के खिलाफ है। और वो मैं समझता हूँ यही सोच है जिसने अवामी लीग को और शेख हसीना को इख्तिदार से हटने पर मजबूर किया है। और चौथी बात यह है कि अब मैं समझता हूं कि जब वो डायरेक्टली भारत की सपोर्ट और अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाले से मदद एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो अब उनका पूरा एजेंडा और जो फॉरेन सपोर्ट है वो भी एक्सपोज हो चुकी है। और आलमी सतह पे भी देखें, जितने भी पावर सेंटर्स हैं, अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस, कोई उनके इख्तिदार से जाने के हवाले से उनसे कोई हमदर्दी किसी ने नहीं की है, और बल्कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है यूथ का, बांग्लादेश का, उसको सपोर्ट किया है तमाम दुनिया के पावर सेंटर्स ने। तो मैं समझता हूं कि सियासी निजाम में अब उनकी स्पेस मुझे काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। मौजूदा जो बांग्लादेश की सूरत हाल है उसके हवाले से अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जनाब, आपको मैंने 14 अगस्त के हवाले से बताया कि तैयारियां तो ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें कि क्या आज का पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने देखी थी। हमारे जो ब्यूरो चीफ है लाहौर के अदनान मलिक साहब आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने सारी स्ट्रगल देखी है। 97 साल जो कर्नल रिटायर्ड सलीमुल्लाह मलिक साहब हैं, उनसे जानते हैं कायदे आज़म की शख्सियत के हवाले से और उनके ख्यालात के हवाले से। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक फरिश्ता सिफ्त आदमी थे। तहरीके पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कई मुलाकातें करने वाले और उनका साथ देने वाले 97 साला कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने कायदे आज़म की शख्सियत को कैसा पाया और क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के हवाले से जो ख्वाब देखा था, क्या मौजूदा पाकिस्तान उसकी ताबीर है या उससे कतई मुख्तलिफ है। जी कर्नल साहब। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक फरिश्ता सिफ्त आदमी थे। हमने उनसे बड़ी जारें भी खाई है, बड़ा प्यार भी लिया है। वो सच बात कहने वाले की बड़ी इज्जत करते थे। एक दफ़ा बस ये समझ ले हम आपस में लड़ पड़े, हर एक ने जाके शिकायत की कि सर इसने ये किया, उसने ये किया। कायदे आज़म ने कहा कि नो, मैं खुद आऊँगा और आपको सुनूंगा। कल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में वो आए, हम अपना बड़ा रात सारी बैठ के तीनों ग्रुप जो आपस में लड़े थे, हर एक ने अपना अपना केस तैयार किया कि हम बोलेंगे ये है वो है। लेकिन जिस वक्त वहाँ पहुँचे हमारे साथ प्रेस वाले बड़े आ गए। आपने उन्हें कहा कि आप मेहरबानी करके बाहर जाए,
ये मामला जो है ये दिस इज ए बिटवीन फादर एंड हिज नॉटी बॉयज। जिस वक्त आपने रोस्टर पे खड़े हुए तो कहा लुक द प्लेस यू पीपल हैज गिवन मी यू वांट टू स्नैच इट फ्रॉम मी बाय फाइटिंग ईच अदर। ये कहने की देर थी तो हर एक ने अपनी फाइल उठा के नीचे पाँव में फेंक दी। तो 3 मिनट के अंदर वो जितनी लड़ाई थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो हज़रत कायद आज़म ने कहा कि आई वांट यू टू वर्क हार्ड, यू हैव रीच्ड नियर द वॉल्स ऑफ पाकिस्तान। हमें लीड किया जिस जगह पे, जिस तरह अभी लाहौर में उन्होंने कहा कि लाहौर वालों को किसी को अपने घर से बाहर ना जाने दे, जिस तरह माउंट बैटन ने कोशिश की कि किसी तरह से लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट ये चनाब से दूसरी तरफ चले जाए। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे, किसी ने नहीं हिंदू की माउंट बैटन की सुनी। तो वो आज आप देखें कि जो कहते थे 6 महीने ये मुल्क नहीं निकालेगा, आज 78 साल में ये पूरी दुनिया के मुकाबले में खड़ा है। कनर साहब ये फरमाइएगा कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे जिसकी आज तबीर हम देख रहे हैं, या इससे कतई मुख्तलिफ है? हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 2 बातों को बड़ा जोर देते थे, एक ईमानदारी, दूसरा सच बोलना। और ये बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि सियासी लीडर कोई गलत बात करे और गलत काम करे। वो चाहते थे कि ईमानदार लीडरशिप हो और ईमानदार आगे काम करने वाले दफ्तर ही हो। तो ईमानदार लीडरशिप नहीं, आप सोच लें कि जो लीडर हैं वो खुद तो उनकी क्या थी, आप खुद कुछ भी नहीं थे जब पाकिस्तान बना है। तो पाकिस्तान को लूट मार करके जो लीडरशिप बनी है वो उसको कभी नहीं चाहते थे। ये फरमाइएगा कि रेड क्लिफ अवार्ड में लॉर्ड माउंट बैटन ने पाकिस्तानियों के साथ या मुसलमानों के साथ क्या ज़्यादती की थी? मैं कहता हूँ वो रेड क्लिफ अवार्ड नहीं था, वो माउंट बैटन और ब्लैक मैनन, एक कृष्णा मैनन थे उनके लीडर हिंदुओं के, और एक ये काला स्याह जो ब्लैक रंग है ना उस तरह का बैनर था। उसको हम लोग स्टूडेंट काला मैनन कहते थे। तो वो काला मैनन ने ये नक्शे की लाइन खींची थी। चौधरी मोहम्मद अली एक दफ़ा लॉर्ड इसमें के दफ्तर गए, इसमें दफ्तर में नहीं था। तो आप खड़े होकर जो नक्शा इंडिया का था वहाँ देखना शुरू किया तो एक लाइन पेंसिल से ड्रा थी। तो आपने बड़े गौर से वो लाइन देखी। तो जिस वक्त लॉर्ड इसमें में आए तो चौधरी मोहम्मद अली ने पूछा कि इज़ दिस अ लाइन विच यू आर गोइंग टू ड्रा बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? तो वो बड़ा परेशान हुआ, कहता नो आई डोंट नो हु हैज स्टार्टेड, हु हैज फिडल्ड विद माय मैप, हु हैज फिडल्ड। तो ये उसने बात की। लेकिन असल में यह बात आपको बता दूं, माउंट बैटन ने जिस वक़्त जाने लगा तो अपनी जो उसकी इनर कैबिनेट थी जिसमें माउंट बैटन खुद, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई पटेल, मास्टर तारा सिंह, 2 और मिनिस्टर ये थे। तो उनको वो कहता है आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एनी रूल एंड रेगुलेशन while working in India. I have taken that line which was to be drawn at 15 miles from Delhi. I have took it to Lahore. ये उसका आप अंदाज़ा लगाए कि उस लाइन की क्या वक़्त थी, क्या हैसियत थी। वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जिन्ना साहब ये कहे कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। आपने वो कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा, ना किसी को कोई बयान देना की इजाज़त दी। आपने सिर्फ एक ही बात कही, आई हैव बिन गिवन माउथ ईटन पाकिस्तान। कनर साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह कायद आज़म के साथ अपने शब व रोज़ भी गुजारे हैं, कायद आज़म पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में क्या कहते थे? जब आप अक्टूबर में लाहौर तशरीफ़ ले आए तो वाल्टन कैंप जो था वो पहले रेलवे रोड के बाहर था। वहाँ से उठाकर
वो वाल्टन में ले गए, आप तशरीफ़ लाए कैंप देखने के लिए। तो जब काफिलों में हालत देखी लोगों की तो आप बीमार हो गए। जिस वक्त गाड़ी आकर मेरे पास खड़ी हुई, बाहर निकालने लगे वाल्टन कैंप में, मिस्टर बशीर AP के नुमाइंदे थे, वो उस वक्त वहाँ थे। वो मुझे कहते हैं सलीम ज़रा पीछे हट जाओ, कायदे आज़म बीमार है। तो मैं पीछे के हटता, जब दरवाज़ा खोला आप बाहर कदम रखने लगे तो सीट पे गिर पड़े। तो वहीं से सीधा उनको ले आए गवर्नमेंट हाउस में। घंटे 2 के बाद जब आप अच्छी तरह होश आया तो आप बाहर तशरीफ़ लाए। तो मैंने ने कुर्सी उठाई हुई थी, तो आपने देखा कि एक तरफ वज़ीर है, दूसरी तरफ हम हैं, तो आप वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पर चल दिए, वहाँ आकर बैठ गए। तो एक ही बात कहते जाए, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट। जब वहाँ का मैंने दरवाज़ा खोला उस वक्त भी वो यही कह रहे थे, वहाँ बैठे भी यही कह रहे थे। तो एक लड़के ने कह दिया कि सर अगर माउंटबेटन वुड हैव बीन आल्सो आवर गवर्नर जनरल दिस थिंग मे नॉट हैव हैपेंड। तो आप बोले नो माय बॉय नो, इफ माउंटबेटन हैव बीन योर गवर्नर जनरल आल्सो he would have got a no confidence vote passed against Mr. Jinnah and it would have been the end of Pakistan. आप ये अंदाज़ा लगाए, ये वो सोचते थे पाकिस्तान के MNAs के मुताल्लिक़। कर्नल साहब, आज पाकिस्तान दुनिया भर में अपना नाम मनवा चुका है, एटमी कुव्वत बन चुका है, लेकिन हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो मखदूश जा रही है। मुआशी सूरत हाल के हवाले से अगर कायदे-आज़म ने कोई बात की थी तो वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मुआशी हालत इंडिविजुअल अपनी बना रहा है, मुल्क की नहीं सोच रहा। आपको ये मैं बता दूँ, जब एक भी लीडर आ गया जो मुल्क के मुताल्लिक़ सोचे तो हमारी मुआशी जो हालत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग मुआशी हालत होगी। जो इंडिविजुअल की लूट घसूट है ये ख़त्म हो जाएगी। कौम भी लीडरशिप की तरह लूट मार में लग गई है। ये सिर्फ लीडरशिप पे डिपेंड करता है। जब हमें ईमानदार लीडरशिप मिल गई तो उस वक़्त ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम मलिक थे जो बता रहे थे कि हमारी इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर अगर लोग मजबूत हो जाएं, मुहब्ब वतन हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मुल्क की क़यादत है वो भी मुहब्ब वतन हो जाएगी और इस सूरत में मुल्क और कौम तरक्की करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और नौजवानों के हवाले से अगर यूथ के हवाले से बात की जाए तो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की निस्फ से जो ज़ायद आबादी है और दुनिया की जो 30% आबादी है वो नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन ये जो रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, हर तरह से उसमें इनको इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। आजकल जो हम स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात करें तो यूथ को जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनमें बेरोज़गारी के हवाले से बात की जाए, इसके अलावा जो दीगर चैलेंजेस हैं उस पर भी बात आज हम करेंगे। और जो डिसअपॉइंटमेंट का बाइस बन रहा है आजकल, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम टू अपॉर्चुनिटीज़ वो चाहते हैं कि वो मुल्क से बाहर जाएँ, वहाँ जाकर सर्व करें और बहुत सारी चीज़ों को देखें और साथ साथ दीगर नेशनैलिटीज़ लेने की ख्वाहिशमंद है। और हमने देखा भी है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे नौजवान जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और जो ब्रेन ड्रेन का मामला है उस पर भी हम बात करेंगे। मसाइल जी क्या है और इनका हल कैसे मुमकिन हो सकता है, हमने सोचा इसी हवाले से आज के दिन में बात की जाए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब मौजूद हैं, तमगा इम्तियाज़ इनको दिया गया है। इसके अलावा फाउंडिंग मेंबर है लाहौर स्कूल ऑफ बिजनेस UET नस्ब में। उसके अलावा नौजवानों के साथ इंगेज हैं, पिछले 30 सालों से एजुकेशनिस्ट हैं, मुख्तलिफ मौजू पर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हम आज नौजवानों का आलमी दिन है और नौजवानों के रोल के हवाले से अगर हम बात करें, एक मुल्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पाकिस्तान के अंदर तो जितनी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, इनको इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है।
अच्छा, मैं आपको ये गुजारिश करूं कि मुझे पिछले दिनों फिनलैंड जाने का मौका मिला। वहाँ पॉपुलेशन -8 है, बच्चे और नौजवान नज़र ही नहीं आते। अच्छा। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -8 है। उसके बरक्स पाकिस्तान उन खुशकिस्मत तरीन मुल्कों में है जहाँ पे तकरीबन 10 करोड़ प्लस की आबादी 25 से 30 साल के नीचे है। और ये इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसको हम कैश कराएं, इसमें स्किल डेवलप करें, इसको हम रेक्विजिट इंटरनेशनल वो चीज़ें दें जो कि दुनिया को बैनुल अक़वामी तौर पर चाहिए। तो ये एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, ये एक्सपोर्ट होके हमें ठीक ठाक फॉरेन एक्सचेंज दे सकती है। ये ह्यूमन रिसोर्स अगर इसको हमने सही हैंडल ना किया तो ये इकोनॉमिक जो से डिविडेंड मैं कह रहा हूँ, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहा हूँ, ये डेमोग्राफिक नाइटमेयर में तब्दील हो सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जो तेज़ी से 63% ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है यूथ की, अगर इसको ट्रेन ना किया गया, स्किल ना दिए गए, इसको अपॉर्चुनिटीज़ ना प्रोवाइड की गई, जैसे आपने कहा कि इस पिछले साल 2023 के पहले 6 महीने में 8 लाख हाई टेक स्किल्ड वर्कर मुल्क छोड़ के चले गए। तो अब सदर में केले बेचने वाले ने तो नहीं मुल्क चलाना ना, IT स्पेशलिस्ट ने चलाना है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल चलाने हैं, यूनिवर्सिटियाँ प्रोफेसर ने चलानी है। मेरे साथ अमेरिका से जो PhD करके आए थे, मेजॉरिटी मिडल ईस्ट चली गई है 50s में 60s में, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो नौजवानों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर हम जो तालीम दे रहे हैं एक सरकारी यूनिवर्सिटियों में, वो एक तालीम बराए तालीम है, उसमें स्किल है ही नहीं है। मैं 30 साल पहले अमेरिका में बाल कटवा रहा था, तो बाल काटने वाली यंग लड़की ने मुझे बताया कि वो पिंडी से है। तो मैंने कहा अपने बाल काटने कहाँ से सीखे? कहता है मैं अमेरिका में रेज हुई हूँ और मैंने यहाँ पे स्कूल में क्लास 12 तक उनका स्कूल होता है। कहते हैं एक स्किल सीखना लाजमी है। मैंने हेयर कटिंग सीख ली, अब मैं $200-300 महीने के हफ्ते के एवरेज कमा रही हूँ पार्ट टाइम। तो हम स्कूलों में स्किल भी नहीं दे रहे, हम उनको क्लर्क, बाबू या नायब कासिद बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरा स्कूल, मैं सेंट्रल मोड स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ पे 2 प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, 2 एयरफोर्स चीफ निकले हैं। आज उस स्किल का भी स्टैंडर्ड, स्कूल का भी स्टैंडर्ड गिर गया। तो हमने एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने टेक्निकल स्किल्स पे बराए नाम एक सतही सी कोशिश हो रही है नैफटेक के ज़रिए, टैफटेक के ज़रिए। इस वक्त तो सरकार को बेपनाह फंड्स देने चाहिए। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को फंड्स देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस दिन के हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी हम लोन्स देंगे, स्टूडेंट लोन्स देंगे। क्या आपको लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन की बजाय लोन्स देना और इस तरह के प्रोग्राम्स या स्कीम्स लेकर आना हेल्पफुल है या नहीं? हमें ज़्यादातर जो टेक्निकल स्किल है या स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, मैं पिछले 10-15 साल से लोन की गर्दान सुन रहा हूँ जी। मैंने ज़िंदगी में कोई पाकिस्तानी देखा नहीं जिसको लोन मिला हो। ये सरकारी नारे ही होते हैं जो हर गवर्नमेंट करती है, करना चाहिए उनको, उनका एक सियासत का हिस्सा है। लेकिन अप्लाइड इशू को एड्रेस करना ज़रूरी है। ये सेरेमनीज फीता काट लिया, अब 10 करोड़ बच्चों में आपने 2 लाख बंदों को कोई भी अच्छी चीज़ दे दी, टैबलेट या लैपटॉप या मोटरसाइकिल, वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल है मैसिव लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इस पे बाकायदा स्टडी की है इस्लामाबाद की ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने, डॉक्टर महबूबुल हक की। वो कहते हैं कि हमारे नौजवान 100 में से 30 बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए। यूथ जो स्कूल में नहीं गया तो क्या करेगा? फंक्शनल लिटरेट बच्चा हमारे पास जो यंग है वो 29% है। उस 29% में कितने एम्प्लॉयबल है वो भी पता नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सॉफ्ट स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं। हम सोशल और लाइफ स्किल्स पर तो बात ही नहीं करते। अब सॉफ्ट स्किल देना इतना ज़रूरी है। अभी अमेरिका में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एंगेज किया जाता है तो उसके सबसे पहले सॉफ्ट स्किल देखे जाते हैं। वो उसका हमारे सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी में रोल ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सरकार को एक हमजहती एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस हमजहती पॉलिसी में 5-6 स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। रवायती तालीम जो मैट्रिक या इंटर तक है, इंटर में एक स्किल लाजमी कर दें उस बच्चे को। हेयर कटिंग हो गई, लड़कियों के लिए ये क्या होता है आपका मेकअप हो गए, फॉर एग्जांपल ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हो गई। अब रवायती सिक्का बंद तालीम का ज़माने लग गए। वो दौर गया कि साकी छुप के पीते थे पीने वाले ज़माने ख़त्म हो गए हैं। अच्छा प्रोफेसर, आपने भी बात की है स्किल बेस के। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जिन प्रोफेशंस की आप बात कर रहे हैं, इनको हमने सोसाइटी के अंदर इतना लो ग्रेड प्रोफेशन कंसिडर कर लिया है कि अगर कोई हेयर ड्रेसर है तो हम उसको नहीं कहते हैं, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो उसको हम
हद तक की नजर से देखते ये हैं कि बड़ी ये अच्छी हल्का बात की। कॉन्सेप्ट ये है, बड़ी अच्छी तो बात हमें की। इस तरह के कॉन्सेप्ट को एज ए सोसाइटी भी तो अवेयरनेस के मैं हवाले से उसमें देखना है। गुजारिश करूं, जी। हमारी सोसाइटी में गुलामी के बाकियात में हाथ से काम करने को गुनाह या जुर्म समझा जाता है। Exactly. This is like a मैं ये लोग ने वाशिंगटन कहा- में व्हाइट हाउस के सामने जॉर्ज वाशिंगटन स्थित वहां पढ़ा हूं, मैंने अखबार में खुद देखा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपनी मेज उठा के दूसरे कमरे में ले जाए, वाशिंगटन पोस्ट में यहाँ हेडिंग तो आई। सर 4 बंदे हैं एक मेज उठाने के लिए। मेज नहीं, पानी का गिलास लाने के लिए, वो गिलास सामने बड़ा बेल बजा के पानी कहता है मेरे 2 फुट ले आओ मेरे सामने। ये बादशाह सलामत कल्चर, ये मुगल आजम कल्चर जो गुलामी की बाकियात है, Yeah. इनको तोड़ने की जरूरत है, Yeah. वरना मुल्क में तरक्की नहीं होगी। मैंने 20वीं 21वीं ग्रेड में फेडरल गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में काम किया, मैंने ये बुत तोड़ दिए थे और मैंने कोशिश की मेरे ग्रेजुएट्स, मेरे स्टूडेंट्स इस लीडरशिप रूल को फॉलो करें, जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर की बात हो रही है, रिस्पेक्ट फॉर Yeah. ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, सब ऑर्डिनेट को आप एहतराम दे रहे हैं। ये चीज़ें मुगल कल्चर से या ग्रेसी लेकिन कल्चर से अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा है कि हम आम घरों में प्रैक्टिस देखते हैं इस बात की। आप ये सरकारी दफातर तो हम छोड़ ही दें कि वहाँ पे क्या हालात है, काम पड़ जाए तो 10 बंदे से गुजर के एक कंसर्न ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एक है। बिल्कुल। और मैं नौजवान बच्चियों के माँ बाप को कहूंगा कि उनको हाथ से काम कराने की आदत डालें। मेरी छोटी बेटी है 14 साल की, मैं कहती हूँ बर्तन धो, मुलाजिम होने के बावजूद उसका मैं मारना जरूरी है। जब मैं मरती है तो इंसान आगे हटने सोचता है, वरना जी मेरे पे जुल्म हो गया, मैंने बर्तन धो लिए। तो ये मैं मारना अमेरिकन बच्चों को सिखाते हैं। मैं छोटा सा वाकया सुनाऊं, आपको यकीन नहीं आएगा। अमेरिका में मैं एक लाइब्रेरी में काम करता था जब मैं एमएससी कर रहा था 35 साल पहले। मेरे साथ एक अमेरिकन बच्ची भी काम करती थी। तो एक दिन वो दफ्तर से 10 दिन नहीं आई। मैंने कहा कहाँ थी? कहती है मैं फ्लोरिडा चली गई थी। वो किताबें बुक शेल्फिंग करती थी $6 $4 पर आवर पे। तो मैंने कहा कैसे गई? कहती है मैं हवाई जहाज़ पे गई। मैंने कहा सस्ती टिकट मिल गई थी फ्लोरिडा की? कहती नहीं, मेरा बाप जहाज़ पे ले गया था। मैंने कहा कौन सा जहाज़ है? कहती है बोइंग था उसका अपना। मैं कहा आपके पास बोइंग आपके बाप के पास है और आप किताबें लगा रही हैं यहाँ पे? कहती है मेरे बाप ने कहा कि तुमने हाथ से काम करना है, वाह। तुम सीखोगी डिग्निटी ऑफ लेबर। मेरा बोइंग अपना, मैं फीसें दूंगा अपना, जेब पर तुमने खुद निकालना है। उससे उसकी पीपल मैनेजमेंट स्किल बढ़ती है, उसकी लीडरशिप स्किल बढ़ती है, टीम बिल्डिंग स्किल सर बढ़ती यहाँ है। पे किसी के पास सरकारी गाड़ी हो वो नहीं संभाला जाता। मतलब किसी के वालिद के पास अगर कोई सरकारी गाड़ी है तो आप उसके बच्चे के तौर तरीके देख के परेशान है कि वो सरकारी गाड़ी उसका में काम है कुचलना लोगों को, हाँ उसका जी। काम है लोगों को डराना और सरकारी गाड़ी को रोक ओवर स्पीड डालना। करना। हाँ, रोक अब डालना। सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा इन चीज़ों में। सरकार महज कटिंग फीता काट लिया, तकरीर कर ली और तलकीन कर दी, उससे तलकीन गजाली से निकल के रूह बलाली पे आना पड़ेगा सरकार को हर सेगमेंट पे, लोकल बॉडी से लेके टॉप एशनॉल तक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने अभी बात भी की कि नौजवानों की बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जाना चाहती है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या वैसे भी लोग हों, जैसे अच्छे हाईटेक लोग हम जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये जो ब्रेन ड्रेन का मामला है, इट्स वेरी अलार्मिंग। आपको लगता है कि हमारी हुकूमत को इस बात की रियलाइजेशन है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुल्क से बाहर जाना चाहती है, सेटल होना चाहती है और वापस पाकिस्तान आके सर्व नहीं करना चाहती? अच्छा, इसमें मैं एक कमेंट दूं, ब्रेन ड्रेन एक लिहाज से पॉजिटिव भी है, हम उसको नेगेटिव ना समझें, क्योंकि वो $2-4 बिलियन साल का भेजेंगे ना तो आपका IMF पे आपकी डिपेंडेंस कम होगी। ये तस्वीर का मुस्बत रुख है। जो मनफी रुख ये है कि फैक्ट्रियां दफ्तर कौन चलाएगा, बिल्कुल। यूनिवर्सिटियां कौन चलाएगा, अगर हाईटेक प्रोफेशनल बाहर चले जाते हैं तो कौन चलाएगा? इसका एक दरमियाना हल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया फील्ड आया है जिसमें दुनिया में $6 ट्रिलियन की आज जॉब्स निकल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। और UN की रिपोर्ट पे $16 ट्रिलियन आज से 4-6 साल बाद आ जाएंगी, यानी $16 खरब की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेटिव AI से निकल रही हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10-20 लाख बच्चियों को ट्रेन कर दे FSC पास, और वो वर्क फ्रॉम होम पे सिलिकॉन वैली से लिंक करें और आप कई $बिलियन घर बैठे बैठे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमा सकती है। जनरेटिव AI के रेवोल्यूशन पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पॉलिसी मेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैकेंजी कंसल्टिंग ने कहा है $4.44 ट्रिलियन हर साल जॉब्स निकल रही हैं इसमें, यानी $4.4 खरब की जॉब्स निकल रही हैं जनरेटिव AI से। नौजवानों को ट्रेन करना। लेकिन अगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं है तो जाहिर है ये चीज़ें भी हम उस तरह से अवेल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर, Welcome, बहुत just शुक्रिया my honor. प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। नौजवानों का आलमी दिन है, उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आए जी। अब हम बात करेंगे कुछ ज़राई शोबे के हवाले से। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान में जो ज़राअत के मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहे हैं वो बहुत ट्रेडिशनल हैं, ओल्ड स्कूल भी हैं, उनमें इनकलाब आने की ज़रूरत भी है। लेकिन आज हम जिस तरीके के हवाले से बात करने वाले हैं, हाइड्रोपोनिक्स ज़राअत का एक इनकलाबी तरीका है जो कि फ़सलों को उगाने के तरीके को बदल रहा है और दुनिया भर में ये प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। इसकी वजूहात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, किस तरह ये दीगर जो ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल जो तरीका ज़राअत है उससे ज़्यादा हेल्पफुल है, इफेक्टिव है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। बिनयामीन शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़राई अमूर हैं, इनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे जी? हैं? थैंक यू आपने ज़राअत पे बात की। बड़ा निगलेक्टेड शोबा है। एब्सोल्युटली, दो कि हम एक ज़राई मुल्क है और मैंने इंट्रो में भी ये कहा, लेकिन हम चूंकि इस शोबे के हवाले से हमेशा जब बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली निगलेक्टेड एक शोबा है। सबसे पहले तो आज जिस तरीके के हवाले से बात करें हाइड्रोपोनिक्स, उसके हवाले से बताएं ये क्या है, हाउ डज़ इट वर्क और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक प्रोडक्शन सिस्टम जो है ये दुनिया में तो बहुत पुराना है। लाइक 50 ईयर्स अगो मुख्तलिफ ममालिक में ये शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में आज भी अनफॉर्चुनेटली उस लेवल का शुरू नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक अगर देखा जाए है क्या, तो बेसिकली जो पानी है, पानी और खाद के मिलाप से आपने कुछ प्रोड्यूस करना है। इसमें ज़मीन माइनस हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल फार्मिंग। और वर्टिकल फार्मिंग में आपने बड़े बैलेंस तरीके से, बैलेंस वाटर यानी कि वाटर एफिशिएंट तरीके से आपने सब्जियां उगानी है, चारा उगाना है, धनिया उगाना है, पुदीना उगाना है, वट एवर यू वांट, हर चीज़ पॉसिबल है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि एक 15 बाई 15 का कमरा एक पूरे एकड़ यानी 8 कनाल जितनी प्रोडक्शन दे रहा होता है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें, इंतहाई गर्मी जब होती है तब हमें सब्जियां नहीं मिलती, इंतहाई सर्दी में सब्जियां नहीं मिलती। धनिया कभी 1000 रुपये किलो होता है, कभी 100 रुपये किलो होता है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ले जाएँ तो दुनिया में हो रही हैं। तो हमारा एक तो वक्त बच सकता है, ज़मीन बच सकती है, और जो इम्बैलेंस हो जाता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का इशू आ जाता है, फिर हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो हम लोकली पाकिस्तान में ग्रो कर सकते हैं। इसका इंटरनेशनली मैं थोड़ा सा आपको स्कोप बताऊं कि फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करते हैं। हमारा राइस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, हम उससे $3 अरब कमाते हैं सिर्फ। और इंडिया सिर्फ हाइड्रोपोनिक चीज़ों को एक्सपोर्ट करके 3 अरब से ज़्यादा कमा रहा है। वहाँ पे चीज़ फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और छोटे छोटे यूनिट लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं। चारा उगाते हैं, छोटे छोटे यूनिट लगा के सब्जियां उगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लाहौर में बैठे हुए हैं, अब लाहौर के गिरदोनवा में आपको पता है ज़मीनें नहीं हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, दुनिया में जो होता है हाइड्रोपोनिक में, वो एक कमरा यानी 15 बाई 15 का एक हाल और 5 जानवर, वो आराम से फीड कर सकते हैं वहाँ से। और आप वहाँ से मिल्क ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम ओकाड़ा साहिवाल से दूध मंगवाएं। उसमें फिर अडल्ट्रेशन के चांसेस। हो रहा बिन्यामीन साहब, यहाँ पे क्या अवेयरनेस नहीं है, तवज्जो नहीं है, या जहाँ दुनिया इससे इतना फ़ायदा ले रही है और आपने इंडिया की एग्जाम्पल दी है, तो हम क्यों इतना फ़ायदा नहीं ले पा रहे इससे? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम हर शोबे में ऐसे हैं, लेकिन ज़राअत में मुझे लगता है इसलिए हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम एक ज़राई मुल्क हैं। हमें दुनिया को सिखानी थी ज़राअत, हमें लोगों को बताना था कि ये तरीके भी हैं। भी नहीं रहे, ना हम सीख रहे हैं, ना हम सीखना चाहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मजदूरी कर लेती है बैरून ममालिक में जाके, लेकिन ये छोटा सा हाइड्रोपोनिक यूनिट लगा के आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। बिलीव मी, इतना पोटेंशियल है इसमें। ओके, अच्छा, तो अब इसकी इकसाम के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं, क्या फ़र्क है जो ट्रेडिशनल तरीक़ाकार है, आपने अभी उसको एक्सप्लेन तो किया, लेकिन मैं चाहूँगी इन डिटेल आप बताएं कि अगर आप 15 बाई 15 का एक कमरा कह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है कि इसको वो अच्छा, उसमें इस तरह होता है कि जो हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है वहाँ, वो डिफरेंट क्रॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वीट ग्रास उगानी है तो उसका टेम्परेचर मुझे 25 से 27 डिग्री रखना है, और ह्यूमिडिटी का लेवल 50 से 60 के दरमियान रखना है। इसी तरह अगर मैंने डिफरेंट ग्रासेस उगानी, हर किसी के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, लेकिन आपको रूम एक ही चाहिए, एक तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, रूम एक चाहिए। उसमें आप टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, ह्यूमिडिटी वेरिएशन के साथ, और वाटर फ्लो वेरिएशन के साथ, और फर्टिलाइज़र वेरिएशन के साथ आप कोई भी चीज़ उगा सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डिंग अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर हम मुख्तलिफ इलाकों की जैसे आपने बात की है,
किन इलाकों में तरीका ज़्यादा मौजू है, हम कर सकते हैं उसको? अच्छा, इस तरह है कि जो हमारे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर वाले एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा जनूबी पंजाब है या फिर हमारे सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर तो आप सोलर सिस्टम मैनेज कर लेते हैं दैन इज़ फाइन, अदरवाइज़ वहाँ इसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। दूसरा ये है कि जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं बड़े बड़े शहरों के, जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, यहाँ चारे का मसला है। यहाँ आप अगर थोड़ी कॉस्ट ऊपर भी जाती है तो आपकी प्रोड्यूसेस अच्छे रेट पे बिक जाएंगी, दूध अच्छे रेट पे बिकेगा, सब्जियां अच्छे रेट पे बिकेंगी, यहाँ पॉसिबल है। फिर जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ चारा नहीं होता, बड़ी दूर से लोग लेके आते हैं, महंगा चारा होता है, उन एरियाज़ में आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि आप जब हीटिंग की तरफ जाते हैं तो हीटिंग सस्ती है कूलिंग की निस्बत। तो ठंडे एरियाज़ में आप टेम्परेचर अगेन आपको मेनटेन करना है 30 डिग्री तक, तो वो आप इजीली मेंटेन कर लेते हैं हल्की फुल्की हीटिंग सोर्स से। तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बेस्ट है। तो यहाँ प्रैक्टिस कहाँ पे हो रही है अभी? अच्छा, प्रैक्टिस पाकिस्तान में लकीली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉरेन कंट्री से, हम ये सीख के आए, हमारी पूरी टीम है, हमने कुछ 3-4 कमर्शियल यूनिट्स लगाए हुए हैं। एक तो तरीका ये है कि आप मैनुअल तरीके से इसकी शावरिंग करें पानी से, वो कमर्शियली वायबल नहीं है, ना ही पॉसिबल होता है, वो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, फंगस ग्रो हो जाता है। लेकिन हमने कुछ कमर्शियल यूनिट्स, जैसे पोल्ट्री है, पोल्ट्री में ग्रास फेड एग और मीट दुनिया में मोस्ट डिमांडिंग चीज़ है। पाकिस्तान में भी है जो कीटो डाइट करते हैं, उन लोगों को पता है इसकी अहमियत क्या है, तो वो लोग करते हैं। तो इस तरह कुछ पार्टीज थी, उन्होंने हमें कांटेक्ट करके वो लगवाया हुआ है सिस्टम, वो बड़ा कामयाबी से चल रहा है। दूसरे इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊं कि एक स्टेज आती है जब कैंसर के पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप वीट ग्रास, हाइड्रोपोनिक वीट ग्रास का जूस पिएं डेली 1 गिलास। तो ये इतना हेल्दी है कि नॉर्मल इंसान भी इसको पीता है, तो वो मज़ीद उसमें यानी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन अच्छी होती है, फिर वैसे ये एक नेचुरल सोर्स है। अच्छा, 30 सेकेंड में जाऊंगी क्विकली, क्या किया जाए कि इसको मज़ीद प्रैक्टिस पाकिस्तान में करने के लिए इनकरेजमेंट? सब देखें, गवर्नमेंट को आप माइनस कर दें, हुकूमत कुछ नहीं करने वाली, बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर रही। नौजवान इसको लर्न करें, हर चीज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लर्न करें, प्रैक्टिस शुरू करें, किसी से गाइडलाइन लें, किसी कंसल्टेंट को हायर करें, छोटा सा यूनिट लगाएं, अपना काम शुरू कर दें। दैट्स इट। ये आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई इसमें साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं, लर्न करें और अर्न करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच बिन साहब, बहुत शुक्रिया जी। हाइड्रोपोनिक जो सिस्टम है, ज़राअत है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना प्रैक्टिस नहीं हो रहा, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे इसको कर सकते हैं, ऐसा बिन यामीन शौकत साहब ने हमें बताया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। और आपको पता है हम ग्रीन स्क्रीन को लेके बड़े सीरियस लोग हैं और हमें अपने सेट के ऊपर, अपने सेट से बाहर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज हमारे सेट पे आप मुख्तलिफ तरह के प्लांटर्स देखेंगे, बड़े खूबसूरत प्लांटर्स हैं जो हमारे सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। आज जी हम बात कर रहे हैं अब्दुल रशीद साहब से, जो कि पाकिस्तान में एक मारूफ कंपनी है जो कि इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे खासी पॉपुलर है जी। मुराद इंटीरियर्स के बानी है और CEO हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए, उसमें जिद्दत के हवाले से बात की जाए तो ये अच्छे खासे पॉपुलर है और इनकी कंपनी बहुत पॉपुलर है। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी कंपनी के हवाले से और इसके साथ साथ जो उनका प्रोजेक्ट है प्लांटर होम, उसके बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर किस्म के, हर साइज़ के, हर क्वालिटी के प्लांटर्स मिलते हैं। और जब मैं इनसे ऑफर डिस्कशन भी कर रही थी तो ये अपने प्लांटर्स के हवाले से जो बता रहे थे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जब हमारी टीम इसको सेट भी करे यहाँ पे, तो दे आर वेरी लाइट वेट और ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। तो अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर सेट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इन प्लांटर्स के लिए बहुत शुक्रिया जो आप इतने सारे हमारे लिए ज़बरदस्त लेकर आए हैं। मुझे थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से बताएं कि कब से आप लोग काम कर रहे हैं? Actually, जी मुराद इंटीरियर्स we founded back in 2003 in Lahore, Johor town. It was a very small company, like I started with 2-3 peoples. हमारा बेसिक तब हम लोग फॉल सीलिंग्स बनाते होते थे, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स एंड सीलिंग्स एंड सम अदर स्टफ ऑफ इंटीरियर।
फिर 2010 में वही गो टू इस्लामाबाद और हमने फिर वहाँ से एक प्रॉपर एक इंटीरियर की कंपनी बना के इसको शुरू किया। हम लोग पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ पायनियर फॉर GRC विच इज़ अ ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। आप ये जितने भी लाहौर शहर में बड़े बड़े वेडिंग हॉल्स देखते होंगे गैरिजन में या ऑल अराउंड क्लासिकल जितना कुछ भी हुआ है वी आर पायनियर। मुराद इंटीरियर इज़ अ पायनियर ऑफ ऑल दैट क्लासिकल वर्क इन पाकिस्तान। फिर जो हमारा ये जो प्लांटर होम है इसमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई जंप इनटू इट एक्सीडेंटली। बेसिकली ये मेरी वाइफ का शौक है। माय वाइफ इज़ अनम, शी डन हिज MPhil फ्रॉम GCU। उनको ये ना पौधों का बहुत शौक है। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पौधे और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद वाले घर में। लेकिन हमें ना एक प्रॉब्लम फेस होता था। मैं चूँकि बहुत डिटेल में सारी ज़िंदगी मैंने 16-17 साल काम किया था, तो जो वो मार्केट से पौधे लाते थे तो पौधे तो ठीक होते थे प्लास्टिक के भी या दूसरे ओरिजिनल भी, बट उनके नीचे वाले जो पॉट्स थे ना वो कोई सीमेंटेड आ जाते थे तो वो उन पे बड़ा They don't look nice, या वो अजीब सा वो काला और वाइट वाला रंग उन्होंने मारा होता था और वो देख के मुझे होता था यार मतलब ये क्या हो गया। तो वो मैंने उन्हें कहा यार इसको कुछ, उसने कहा आई कांट फाइंड, है ही नहीं पाकिस्तान में। फिर हम थोड़े जो इंटीरियर के लिए लाते थे वो 1-2 कंपनीज़ हैं, मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन उनके पास चाइनीज़ थे जो भी एवरेज क्वालिटी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस होते थे कि मतलब आम बंदा शायद उसको नहीं अफोर्ड कर सकता। ऐसा है। फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ी एक नीश खाली है पाकिस्तान में, वाई टू स्टार्ट सम रिसर्च ऑन इट। फिर हमने रिसर्च शुरू किया। लकीली मेरी कुछ जर्मन कंपनीज़ में अच्छे कनेक्शन थे, GRC वगैरह बनाई हुई थी। मैंने उनसे बात किया यार कि मुझे ऐसी कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए जो इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है। और मेरा मानना ये होता है मैं हर चीज़ नेचुरल मटेरियल से बनाता हूँ। लाइक मैंने जिप्सम को भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पाकिस्तान में इन्वेंट करके अनब्रेकेबल बनाया हमारी कंपनी ने। मतलब लोगों के लिए शायद ये शॉकिंग होगा कि वी मेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम जिप्सम विच इज़ अनब्रेकेबल क्योंकि हम रिसर्च करते हैं और उसको इन्वेंट करते हैं। फिर हमें ये वी फाइंड द मटेरियल के यार ओरिजिनल जो स्टोन्स हैं ना उनके जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ से स्टोन की बहुत बड़ी वेस्टेज होती है। ठीक है। फिर उसको हमने एक प्रोसीजर किया पाकिस्तान के अंदर ही, हम उसको क्रश करते हैं। पहले हमने बहुत छोटी सी स्केल पे किया, देन फिर हमने 1-2 बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर तो हम इसको क्रश कर लेते हैं। फिर हमने वैकर एंड रेकली, द 2 कंपनीज इन जर्मन, वन इज़ द मेकिंग द पॉलीमर्स एंड द एडेसिव्स और द अदर वन इज़ द मोल्ड एक्सपर्ट। तो उनकी थोड़ी सी हमने सपोर्ट लिया, तो हमने फिर इसको पाकिस्तान में शुरू किया। शुरू हमने अपने घर के लिए किया, 5-7 पॉट्स बनाए। मेरी वाइफ की जो फ्रेंड्स आई उन्होंने बहुत पसंद किया, वो सारे उठा के ले गई। तो करते करते बिजनेस घर से एक्सपैंड हुआ आपका। फिर मुझे लगा, शुरू में मैंने पूछा हर फ्रेंड्स, मैंने कहा बहन ये तुम तीनों चारों पागल हो या बाकियों को भी ऐसा ही है? तो शी टोल्ड मी कि भाई ये तो मतलब वी लव टू प्लांट्स और सारी चीज़ें ना। अच्छा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इंटीरियर प्लांटर्स हैं, इंटीरियर होम पे जो आपको यूज़ होते हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं मिलते हैं और उसमें आपको अपने घर का थीम है या मुख्तलिफ जो इंटीरियर सेंस है या स्टैटिक्स है उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते। ये बहुत स्ट्रगल है पाकिस्तान में। स्ट्रगल बिल्कुल है। उसका रीज़न ये है कि जो एक्चुअली द इंडस्ट्री प्लेयर्स है ना, द बिग आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, the interior designers of the industry, they are not in that field basically. अब ये क्या है कि जो ट्रेड मार्केट के लोग हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जैसे लाहौर की हैं या कराची की हैं, इस्लामाबाद की हैं, दे प्लेयर्स आर इन टू इंडस्ट्री। अच्छा, वो जब जाते हैं चाइना तो वहाँ से वो इंपोर्ट करके, ऑफ कोर्स उनका अपना बिजनेस है तो वो बहुत कोशिश करते हैं सस्ती चीज़ें लाएं और वो ज़्यादा प्रॉफिट पे सेल करते हैं। दैट्स वाई वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं लाते और वो महंगी भी इतनी होती है। और उनको उस तरह लाइक वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो जब हम आए हैं तो जैसे ये अब आप लीव्स देख रहे हैं ना, अब हमारे डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि हर पॉट के साथ उसका पौधा डिज़ाइन करते हैं कि यार ये पॉट है, ये इसके स्लिम मुताबिक अच्छा लगेगा कि अगर कोई स्लिम है तो उसके साथ पौधा भी स्लिम, अगर कोई राउंड शेप में है जैसे वो पीछे राउंड शेप में है तो उसके साथ पौधा भी राउंड शेप में। तो इस तरह फिर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोड्यूस की। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था टॉकिंग अबाउट स्टोन। जब भी हम किसी पत्थर का जिक्र सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़ी भारी कोई चीज़ होगी। दे आर वेरी लाइट वेट। कैसे? अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि हम जब स्टोर में हमें टेक्सला गए, हम लोग वहाँ विज़िट किया, हमने सोचा कि इनसे हम क्रश करें। वो जब करते हैं, एक तो वो ये एक पॉट दे विल टेक 50 to 60 days टू मेक दैट पॉट, कार्व करना, सब कुछ करना। फिर इसका एक का कोई ऑलमोस्ट 55 kg इसका वेट बना। अच्छा। तो मेरा टारगेट ये था कि इट शुड बी लेस देन 10 kg, ताकि कोई भी फीमेल उठाए उसको चेंज करे, कुछ भी करे तो सेटिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके लिए वी टेक सपोर्ट फ्रॉम आवर जर्मन फ्रेंड्स।
फिर हमने इसको क्या किया कि हमने जब इसको क्रश करके हमने एक लिक्विड बना लिया, हमने पहला प्लांटर बनाया वो हमसे टूट गया। अब इसमें चैलेंज ये था कि आप इसको आर्टिफिशियल तो बना लिया आपने, लेकिन सस्टेनेबल भी होना चाहिए कि अगर कोई बाय करे तो उसके घर में नहीं टूट जाए, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। फिर हमने इसको अंदर से ना वैकर के से हमने कुछ केमिकल्स लिए, हमने इसको रीइंफोर्स कर दिया है। इसके अंदर देयर इज अ 2 लेयर ऑफ ग्लास फाइबर, अच्छा, जिससे ये क्या हुआ है कि ये पूरा जो प्लांटर है ये रीइंफोर्स है। इवन यू पुट एंड थ्रो इनटू द फ्लोर, ये नहीं टूटेगा। अच्छा, इट्स अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मतलब आप इसको कोई चीज़ मारेंगे। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो आपके आते हैं ना तो बच्चे कुछ कर देते हैं, कुछ होता निशान पड़ जाता है, या ये स्क्रैचलेस है। आप इसको किसी भी चीज़ से स्क्रैच करेंगे, इसको कोई स्क्रैच नहीं आएगा। Very इस पे आप चाय गिरा दो, पेंट गिरा दो, कोई चीज़ गिरा दो, ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, लाइक और इसमें पानी डालें, कुछ भी डालें, यहाँ पे इसका सेम नहीं है, ये वाटर रिपेलेंट है। ओके, एंड दिस इज, शायद आपके लिए एक और सरप्राइज होगा, दिस इज अ वन काइंड ऑफ यूनिक प्रोडक्ट। इवन राइट नाउ इन अ यूएसए मार्केट भी ये प्रोडक्शन नहीं हो रही। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर जब चीज़ें पड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। तो ही इनके मुताबिक अब्दुल रशीद साहब के इट्स अनब्रेकेबल, ये पानी अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कोई चीज़ गिर रही है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ख़वातीन जो इंटीरियर के लिए हमेशा प्लांटर्स ढूंढती रहती हैं, अच्छे, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। सो हाउ इज इट गोइंग? आप लोग इसको इस्लामाबाद के बाद अब लाहौर में एक्सपैंड कर रहे हैं? जी, एक्सपैंड असल में हमने शुरू में ये किया था कि हम लोगों ने गए थे टूवर्ड द होलसेल, बिकॉज आई वाज वेरी मच बिजी इन माय ओन बिजनेस, जो हमारे कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के थे। तो हमें लगता था कि ये रिटेल करना इतने क्लाइंट्स को, लाइक छोटी सी प्रोडक्ट है और एक बड़ी इकोनॉमिकल्स है, तो हमें लगता था कि वी कांट हैंडल और टाइम। लेकिन मुझे इसमें से एक और चीज़, जो भी मेरे सुनने वाले जो बिज़नेस में भी लोग हैं, मुझे एक चीज़ जो असल मुझे बेनिफिट हुआ, आई वॉज अ पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। मुझे एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर रहता था टूवर्ड लाइक बिजनेस इस तरह का है पाकिस्तान के अंदर, यू नो। जब से मैं इसके अंदर आया तो मैं अपने हाथ से ये पौधे बनाता हूँ, वो करता रहता हूँ, और मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कब खाई है। ओह वाओ, इट्स अ थेरेपी फॉर यू। या एग्जैक्टली, इसमें इतना मज़ा आता है, लाइक इसमें ना एक फील आती है, लाइक इट्स लाइक माई बेबी। तो मैं अब इसमें तकरीबन 70% मैं अब इस बिज़नेस में आ चुका हूँ। अब पाकिस्तान की बहुत सी 3-4 बड़ी चेन्स हैं जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट सेल करते हैं, अब हम उनको प्रोड्यूस देते हैं, वो आगे सेल करते हैं। अब उनमें से भी 1-2 का मसला ये हुआ कि दे सेल वेरी हाई प्राइसेस। फिर अब हमने इंस्टाग्राम से खुद आ गए ताकि जो हमारा एंड यूज़र है ना, कंज्यूमर, उसको हम दे सके। मुराद इंटीरियर के नाम से। मुराद इंटीरियर। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अब्दुल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जो मुराद इंटीरियर्स के नाम से जिनका इंस्टाग्राम हैंडल आप देखें, आपको ये प्लांटर्स बहुत अच्छे आएंगे। मैंने तो चूँकि फिजिकली इनको देखा है, दे आर वेरी कन्वीनियंट टू कैरी। आप इसको अपने घर की एस्थेटिक्स के मुताबिक रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स गुड कि आपके घर में ग्रीनरी हो, और हम इस पर बात करते रहेंगे। मुराद इंटीरियर्स के अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।